माय चैनल द स्टोनलैंड। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th बायो। क्लास 9th की बायो में आज हमारा जो है 5th लेक्चर है एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी इन टेक्स्ट या एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी टेक्स्ट बुक को आप अपने सामने रखें और अगर आप किसी क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से जाके लेक्चर्स को देखें और वो एक टेक्स्ट बुक को एक बार फिर से पढ़ के वापस से ट्राई करें। तो हमारा जो मेन एम है वो यही रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर पाओ और आपके लिए इजी आपको इजी लगे। एंड चैप्टर भी उतना टफ नहीं है, इजी चैप्टर है और खाली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। अगर आपको स्टिल किसी में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम नेक्स्ट वाले जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें आपके लिए ज़रूर ही उसको डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको ये जो आज जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको ये क्वेश्चन सारे आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है पेज नंबर 59 पे दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। डिस्कवर सेल किसने किया एंड कैसे की, ये आपको याद है रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी, एक माइक्रोस्कोप बना के, जो प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था जिसमें ग्लास था, मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसने फिर जो है कॉक को देख के, बाग को देख के उसने देखा था कि कुछ वहां पे लिटिल रूम्स हैं, उन रूम्स को उन्होंने लैटिन नाम में एक सेल रखा था। ठीक, तो ये है इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। एक सिंपल सी चीज, अगर आप एमीबा को देखें जो एक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैपेबल होता है सारी फंक्शंस करने के लिए। जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस है, जो भी लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा होने के लिए चाहिए, वो एक सिंगल सेल कैपेबल होती है करने के लिए। सपोज जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, एक्स्ट्रा जो भी फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए, लिविंग टू बी लिविंग जो भी उसको चाहिए वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है। तो जो है ये फंक्शनल यूनिट है। ठीक, जो और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स से बनी है। हमारी बॉडी में बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है। तो हमारी सेल जब अपनी टिश्यू को छोटा छोटा करके देखते हैं, लास्ट पे जो हम निकलता है एक सेल निकलती है। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारा जो फ्रेमवर्क है सारा बन जाता है। तो हमारी सेल जो है वो हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो सेल से स्टार्ट होता है, फिर सेल डिवाइड करके मोर सेल्स बना के हमारी बॉडी बनाती है। तो सेल स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, क्योंकि उसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं। जो भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो सिर्फ सारी सेल्स में परफॉर्म होती है। एट लास्ट वो सेल्स में जाके खत्म होती है और सेल्स से ही फिर एनर्जी एक्स्ट्रा या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वो भी सेल से ही आके निकलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट भी हमारा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेज नंबर 61 पे। हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। वाटर एंड CO2 कैसे मूव करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि डिफ्यूजन के थ्रू ही गैस जो भी गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर जाते हैं या सेल में आते हैं। तो CO2 का आंसर है डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसियस जो भी गैसियस वेस्ट हो या गैसियस हमें पार्टिकल चाहिए वो डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर सेल से इन या सेल से आउट जाते हैं। और वाटर के लिए हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब डिफ्यूजन होता है वाटर का उसको हमने ऑस्मोसिस बोला था। और ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है। एंड वो जो होता है वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के लिए जो मूवमेंट होता है वाटर का वो होता है, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये कुछ चीज़ों को अलो करती है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, लेकिन हर टाइप की जो भी हर टाइप की चीज़ें हैं उनको अलो नहीं करती हैं। तो सपोज वाटर को अलो करती है तो प्रोटीन, हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होती है, इसके थ्रू जो है चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट होती है सेल इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन अगर आप सपोज आपको बोलूँगा मैं कोई जो है हाइड्रोफोबिक चीज़ है कोई, ठीक, उसको हमें करना है, जो सपोज हाइड्रोफिलिक चीज़ है, हाइड्रोफिलिक चीज़ को हमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर जो है हमारी लिपिड चेन्स होती हैं। लिपिड चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। इसी तरह जो सेल है वो बहुत सारे पार्टिकल जो बड़े साइज के होते हैं उनको अलो नहीं करते, छोटे साइज के पार्टिकल्स को अलो करते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसको अंदर लाना है किसको नहीं लाना है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो है पेज नंबर
63 पे जो क्वेश्चन है, fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cell. नॉर्मल सी चीज़ें हमने लेक्चर में पढ़ाई थी। अगर आपको ये टेबल फिल करना नहीं आता है तो वापस से जाके आप एक बार लेक्चर को फिर से देखें और फिर से इसको ट्राई करें। अगर फिर भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम नेक्स्ट टाइम फिर से आपके लिए इसको रिपीट करेंगे। पेज नंबर 65 पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? 2 ऑर्गेनेलीज के नाम बताने हैं जिनमें अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर आपको याद होगा लास्ट वाला लेक्चर जो हमने दिया था, उस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया डू हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड यस एंड राइबोसोम्स। हाँ, अब आपका क्वेश्चन है कौन से वाले राइबोसोम्स होते हैं, 80s की 70s? आपके पास 5 सेकंड से 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। यस करेक्ट, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में। वायरस इन यूकेरियोटिक सेल्स 80s भी होते हैं 70s भी होते हैं। 80s राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, 70s राइबोसोम जो है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में खाली 70s राइबोसोम्स होते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 अपना है, इफ the organism of a cell if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर आपने सेल की ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, सपोज आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सेल का क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, सेल विल डेड। सेल विल डाई, सेल डेड हो जाएगी एंड जो उसके कंस्टिट्यूएंट जो है, जो उसके ऑर्गेनेलीज है इसमें साइटोप्लाज्म में, वो सारा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सेल जब वो कन्फाइंड नहीं रही तो फिर वो सेल नहीं रहेगी, वो जो है सारा स्कैटर होकर खत्म हो जाएगा। या दूसरी चीज भी हमने पढ़ा था लाइसोसोम में, अगर जब सेल की ऑर्गेनाइजेशन को केमिकल या फिजिकल भी जो है एबरेशन जो है आती है और खत्म हो जाती है, तो लाइसोसोम भी वहां पे बर्स्ट होकर सारी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। वाई आर लाइसोसोम सुसाइडल बैगस? लाइसोसोम को हम सुसाइड बैगस क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल भी डिस्कस किया, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैगस क्यों कहते हैं। क्योंकि जब भी कभी सेल को डिस्टर्बेंस हो जाती है और सेल फिजिकली या केमिकली जो है डिस्टर्ब होते हैं और सेल की डेड होने का खतरा होता है, तो जो भी लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट होकर सारी सेल को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक कंसेप्ट है, क्योंकि वो अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वी कॉल दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड सुसाइड, क्योंकि वो अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सुसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या अगर किसी अननोन रीजन से जो है लाइसोसोम बर्स्ट हो गया तो सेल सारी डाइजेस्ट होगी एंड दैट्स इट, सेल खत्म हो जाएगी। Why are proteins synthesized inside the cell? Inside the cell, सेल के अंदर प्रोटीन्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए। अगर मैंने अभी मैं डिस्कस कर रहा था राइबोसोम्स के बारे में, तो प्रोटीन जो है वो मैन्युफैक्चर राइबोसोम में किए जाते हैं, और उसके बाद उनको जो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं ईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो फिर उन प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है वो होती है राइबोसोम में। ठीक, ये इसका है। अब हमारे क्वेश्चन, यस, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अभी तक 20 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 67 पे, और पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। आपको पॉइंट्स बोलने हैं जो ये डिपिक्ट करे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे डिफरेंट है, उसमें क्या है या इसमें वो इसमें नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज है। पहला पॉइंट जो आप खुद बोलोगे, जो आपको याद होगा, सेल वॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ओनली प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। ठीक, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड चीज जो खाली जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है वो है, यस, कल हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट की टाइप होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो प्लांट सेल में होता है वो होता है लार्ज वैक्यूल।
लार्ज वैक्यूल जो है वो होता है प्रेजेंट प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं अगर प्रेजेंट होंगे। और ये अप टू 90%, अप टू 90% जो है वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई कर सकता है वैक्यूल प्लांट सेल में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है। वैक्यूल होता है, प्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है। एक और ऑर्गेनली होती है जो आपके टेक्स्ट में नहीं दिया, उसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। सी सेंट्रियोल जो है ये सिर्फ एंड सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ओनली इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी आप याद रख सकते हो। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में। तो ये थी डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये वाला कंपैरिजन हमने पढ़ा था, यहाँ पे टेबल बना के हमने डिस्कस किया था इसको, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है या वहाँ पे ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, वहाँ पे नहीं होती है। न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन वहाँ पे ऐसे स्कैटर होता है। एक्स्ट्रा जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए थे आपको ये खुद याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से लेक्चर को देखें और इस वाले पॉइंट में, इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वो आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको भी समझ में नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus नहीं होगा सेल में तो सेल को क्या होगा। पहली चीज हमें देखना है कि गोल्गी क्या करती है। गोल्गी जब हमने पहला पढ़ा था कि गोल्गी पैकेजिंग एंड पैकिंग ऑफ मटेरियल्स जो है या उनकी मॉडिफिकेशन के लिए जो गोल्गी apparatus वो रेस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज़ें नहीं होगी। एक जो हमारे प्रोटीन है या जो हमारे मटेरियल जो गोल्गी में जाते हैं वो पैक नहीं होंगे, वो जो है मॉडिफाई नहीं होंगे। तो जो वो चीज़ें हैं जहाँ जिस टारगेट पे जाना है उसको टैग नहीं लगेगा, तो वो किसी भी पर्टिकुलर टारगेट पे नहीं जा सकते। और हमारी सेल की जो मेटाबॉलिज्म, हमारे सेल का जो फंक्शन है वो सारे इफेक्ट होंगे। सेकंड चीज में पढ़ा था गोल्गी जो है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन, कम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं सिंपल शुगर से। तो अगर हमें कम्प्लेक्स शुगर कहीं पे चाहिए अपनी सेल में, अगर गोल्गी नहीं है तो वो नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स जो सेल के लिए चाहिए, वो भी गोल्गी में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर गोल्गी नहीं होगी तो वो भी नहीं मैन्युफैक्चर होंगे। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, गोल्गी हालत द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अगर लाइसोसोम नहीं होंगे तो सेल को क्या होगा, यस वेस्ट विल एक्यूमुलेट इन द सेल। सेल में जो भी वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होंगी, जो भी डेड ऑर्गेनलीज है वो एक्यूमुलेट होंगी एंड एट लास्ट जो है सेल को डाई होना पड़ेगा, सेल को डेड होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वेस्ट के इन्फेक्शन से सेल जो है वो डेड हो जाएगी। तो हमारा लाइसोसोम जो है वो वेस्ट को डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन वो भी गोल्गी के थ्रू होती है। अगर गोल्गी नहीं होगी तो सेल में ये वाला इफेक्ट भी होगा। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई। पावर हाउस ऑफ सेल किसको हम कहते हैं एंड क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनल को हम कहते हैं। आपके पास 5 सेकंड से आंसर देने के लिए। 1 2 यस, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था तो तब हमने ये बोला था कि जो भी रेस्पिरेशन है, जो भी एटीपी सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था पावर हाउस ऑफ सेल, वहां से निकले थे एटीपी। एटीपी को हमने क्या नाम दिया था, जल्दी से यस, एटीपी को हमने क्या बोला था, यस एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्या होती है, करेंसी होती है जो चीज़ हम यूज करते हैं अपनी जो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए जो हमें देने पड़ते हैं करेंसी। तो यहाँ पे सेल को क्या, इसको एटीपी यूज करना पड़ता है। अगर उसको अपना कोई काम करना है, अगर उसको कहीं पे कुछ और बनाना है, उसको कुछ और डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको एटीपी यूज करने पड़ते हैं। एटीपी उसकी करेंसी है। करेंसी जहाँ से निकलती है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस। जो सेल को पावर देती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी उसको हम बोलते हैं पावर हाउस, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पर रेस्पिरेशन होती है जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और वहां पे फिर मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी होती है। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है आप नेक्स्ट हायर वाली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और तब तक आपको याद रखना है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी एंड पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी इज मैन्युफैक्चर्ड इज सिंथेसाइज्ड इन द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है why do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? जो सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें प्रोटीन एंड लिपिड्स चाहिए वो कहाँ पे बनते हैं? अगर आपको ईआर का याद होगा, जब हमने ईआर पढ़ा तो हमने ईआर के दो टाइप बोले थे। हमने बोला था ईआर जो है, एक तो ईआर हमारा आर ईआर होगा और एस ईआर होगा। एस इसमें हमने बोला था इसमें क्या बनता है, प्रोटीन एंड इसमें लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये वाले दो जो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमें प्रोटीन्स और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के लिए चाहिए वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे ईआर से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो सेल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे है ये हमारे ईआर से आते हैं। ईआर प्रोटीन जो है वो आरईआर से आते हैं और जो लिपिड्स है वो एसईआर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा जो है अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अगर आपको याद होगा हमने जब डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में, हमने बोला था जब हमने वैक्यूल डिस्कस किया था तो हमने फूड वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया था अमीबा की। अमीबा की जो शेप होती है वो ऐसे नॉर्मल होती है, जो यहाँ पे इसको अन्य जो है इरेगुलर शेप होती है। अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो ये क्या ये ऐसे जाके अपनी जो प्रोसेस है ऐसे बना के सीडोपोडिया ऐसे जनरेट करके ऐसी शेप बनाता है कि फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में उसको एक केज से बंद करता है। फिर जब यहाँ पे फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है तो ये एक वैक्यूल में इसको स्टोर करता है और वैक्यूल में फिर इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं जो अमीबा सिक्रीट करता है और जो है ये फूड जो है डाइजेस्ट होता है। दिस इज द वे बाय विच अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो ये शेप्स हैं, आपको इससे थोड़ा सा जो है आइडिया आ गया होगा कैसे होता है। ऐसे सीडोपोडिया डाल के आपसे फिर से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया अभी। आप मुझे ये बोलेंगे विच प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया बाय अमीबा? अमीबा कौन सी प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन की यूज करता है सीडोपोडिया बनाने के लिए? आपकी टेक्स्ट का पॉइंट है, आपके टेक्स्ट में लिखा है और मैंने भी पढ़ाया है। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी बोला है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो दिस इज बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कि अमीबा जो है कैपेबल होता है उसको सीडोपोडिया में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये था अमीबा का। नेक्स्ट जो हमें केरी हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हमें 4 पोटैटो लेने हैं। ठीक, पहले जो 3 पोटैटोज है वो हमें नॉर्मल लेने हैं। ऐसे एक पोटैटो को हमें एक कप शेप में कन्वर्ट करना है पोटैटो को, तो उसको एक टब में रखना है। ठीक, ऐसे हमें सेकंड लेना है, ऐसे थर्ड लेना है और ऐसे फोर्थ लेना है। फोर्थ वाला जो है डी वाला जो है ये बॉइल्ड पोटैटो है। ठीक, ये ऐसा टब है और इसमें ऐसे पोटैटो है, बट पोटैटो जो है वो बॉइल्ड है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे बॉइल्ड है और बाकी में क्या डिफरेंस है। ए बी सी है, तीन जो है 3 पोटैटोज हैं जिनको हमने कप शेप में उनके अंदर से निकाला है और उनको एक टब में रखा है। अब हमने टब में प्योर वाटर डाल दिया। ठीक, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कीप अ कप ए एम्प्टी, एक कप को हमें एम्प्टी रखना है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन बी एंड 1 टीस्पून साल्ट इन सी। बी और सी में एक टीस्पून हमें साल्ट एंड शुगर रेस्पेक्टिवली डाल देना है। डी है पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप डी। डी में भी हमें क्या डालना है, एक शुगर डालना है। शुगर डालना है यहाँ पे शुगर, यहाँ पे साल्ट। अब जो हमें क्वेश्चन थे उसके आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है पहले बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलवुड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बोल रहा है कि इसमें और इसमें वाटर क्यों आ रहा है, यहाँ टब से वाटर जो है पोटैटो कप में क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज रिस्पांसिबल फॉर दिस बिकॉज यहाँ पे जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है टब में वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वाटर प्योर है। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। हमने ये पढ़ लिया है। और यहाँ पे जो वाटर है वो जो प्योर वाटर से साल्टेड सोल्यूशन या जो शुगर सोल्यूशन है वहां पे मूव करेगा और जो यहाँ पे वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होगा। अगर यहाँ पे वाटर ऐसे था पहले, यहाँ तक वाटर लेवल थी, तो क्या होगा, पोटैटो में वाटर लेवल बढ़ जाएगी, नॉर्मल से वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा।
तो ये है, इसमें भी होगा यही, इसमें वो, क्योंकि बोथ आर साल्ट एज शुगर है या साल्ट है, दोनों जो है सोल्यूट्स है, और वो दोनों जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे इनसाइड द पोटैटो कप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ए हमें नेसेसरी क्यों है, क्योंकि पोटैटो ए जो है रेफरेंस होगा, क्योंकि उसमें जो वाटर है वो गैदर नहीं होगा, वो एक सिंपल से वाटर में रहेगा और उसमें कोई भी वाटर नहीं आएगा। तो हमें जो है एक ये हमारा रेफरेंस रहेगा कि उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसमें वाटर आ रहा है, इसमें तो इसमें जीरो वाटर है, इसमें कुछ वाटर है और इसमें वाटर बढ़ रहा है, तो ये एक रेफरेंस है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा आएगा, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो आउट पोर्शन ऑफ द ए एंड डी। ए एंड डी में जो हॉलो आउट पोर्शन है इसमें गैदर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें शुगर सोल्यूशन भी है, स्टिल नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा। तो जब हमने पोटैटो को हमने बॉईल किया, जब हमने पोटैटो को बॉईल किया तो उसका जो आउटर वाला लेयर जो सेल्स है वो डेड हो जाएगा। जब डेड सेल्स आ जाएंगी तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ है। जब हमने पोटैटो को बॉईल किया तो जो आउटर वाला इसका जो पोर्शन है वो तो डेड होगी, क्योंकि सेल्स को हमने बॉईल किया, सेल्स डाई हो जाएगी। जब सेल्स डाई हो जाएंगी तो यहाँ पे जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, यहाँ पे ये एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा और वाटर को अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा। तो इसमें ये वाला लॉजिक है कि इसमें क्यों नहीं, अगर इसमें शुगर है स्टिल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब जो है वो अवेलेबल नहीं है। और इसमें सिंपल सा चीज है, क्योंकि अब ना अंदर सोल्यूट है ना बाहर सोल्यूट है, तो वाटर इनसाइड मूव क्यों करेगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो है 10th क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड व्हिच टाइप इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो रिपेयर के लिए कौन सा डिवीजन हमें सेल डिवीजन चाहिए और गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन चाहिए, हमने ये कल लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है। और आपको भी ये पता होना चाहिए माइटोसिस एंड मियोसिस किस जगह कौन सा वाला डिवीजन यूज होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये आपको खुद करना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आपके लिए इस पे जो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, रिपेयर जो, और जब हम रिपेयर करते हैं बॉडी को तो उसके लिए हमें सेल्स जो है हमें इक्वल अमाउंट चाहिए, सेल्स में जो डीएनए है वो हमें इक्वली चाहिए, तो हमें जो सेल्स है वो इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होनी चाहिए। और गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जो हमारी सेल्स है उसमें हमें हाफ ही जो अमाउंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स है वो होने चाहिए, ताकि जब फ्यूजन हो गैमेट्स का तो कंटिन्यूटी फिर से रहे, फिर से सेम अमाउंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो वापस से रिकवर हो। तो आज जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है इसमें, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर खत्म किया, इसके सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि हम आपके लिए इम्प्रूव करें, आपके लिए आपको किस तरीके से समझ आ रहा है, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, हम वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। बाकी